हेलो फ्रेंड्स, झारखंड आईएएस एकेडमी। आज मिडाइवल हिस्ट्री सेकंड क्लास। आज का क्लास जो है वो मध्यकाल में जो विदेशी भारत आए थे वहाँ से स्टार्ट होता है। तो मध्यकाल में जो विदेशियों जो भारत में उस समय आ रहे थे वे कौन कौन थे, जैसे कि आप पहले देख सकते हैं। पहले जो थे वो अरब थे। अरब जो अरब से आए थे, वे अरब से भारत क्यों आए थे? तो व्यापार करने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं, ये व्यापार करने के लिए आए थे। और व्यापार करने के साथ अरब अपने साथ क्या लेकर आ रहे थे? अपनी वहाँ की सभ्यता को भी लेकर आ रहे थे। हमारे देश में जो सभ्यता का विकास हुआ था उसमें विदेशियों का भी हाथ बहुत अधिक है। विदेशियों से भी हम लोगों ने बहुत सारी सभ्यता को अपने देश में ग्रहण किया है। तो जब अरब भारत आए व्यापार के लिए, उसमें अपने साथ वो क्या लेकर आए? व्यापार तो करने के लिए आए ही आए, साथ में उन्होंने क्या लेकर आए? अपने सभ्यता को लेकर आए। जो सभ्यता भारत में क्या होने लगी थी? विकास होने लगी थी। जिस प्रकार प्राचीन काल, अगर आप प्राचीन काल में जाते हैं तो प्राचीन काल में आप देख पाएंगे क्या कि हुन, जो गुप्त शासन के समय, जो गुप्त साम्राज्य था, उस समय उन्होंने हुन ने क्या किया था? गुप्त साम्राज्य के ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया था। आक्रमण के बाद हुनों ने भी क्या किया था? अपने सभ्यता को वहाँ क्या किया था? विकास किया था, है ना। फिर कौन आया अरब के साथ? अरब के बाद यूरोपियन, जो हमारे आज उन्हें हम ब्रिटिश के नाम से भी जानते हैं। यूरोप से जो लोग आए थे उन्होंने भी व्यापार के लिए भारत आए और अपनी सभ्यता को साथ में लेकर आए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होती है 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में क्या हुआ था? चंगेज़ खां, जो एक मंगोली थे। चंगेज़ खां ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। आपको याद होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी और उसके पहले जलालुद्दीन खिलजी, उस समय भी क्या होता? चंगेज़ खान का भारत में आक्रमण खूब ज़ोर शोर से था। परंतु अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा प्रशासक था जिन्होंने चंगेज़ खान को रोका था भारत में आक्रमण के लिए, है ना। तो जब चंगेज़ खान मुग़लों के समय आते, देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी था वो किस समय की बात है? वो है दिल्ली सल्तनत की बात। लेकिन 13वीं शताब्दी, जिस समय चंगेज़ खां का आक्रमण भारत में हो ही रहा था, है ना, उन्होंने भी क्या किया था? अपने साथ सभ्यता को लेकर आया था। और आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ ही चुका था, तुर्क और मुग़ल ने भी क्या किया था? अपने साथ अपनी सभ्यता को भारत में लेकर आया था। चलिए, आपने समझ में आ गया। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सभ्यता का विकास मध्यकाल में किनके किनके किन किन विदेशियों का योगदान है, तो आप इनमें ये पॉइंट्स डाल सकते, जैसे अरबों का, यूरोपियन का, है ना, मंगोलियन का। चंगेज़ खान एक मंगोलियन थे, मंगोलियन का, और तुर्क और मुग़लों का। इनके बारे में आप 50-50 शब्दों में लिखेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग आते हैं दक्षिण भारत के। आपको पता होगा कि दक्षिण भारत में जो सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य था वो कौन सा साम्राज्य था? चोल साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य था? चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य जो था वो दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली था। अगर आप मानचित्र में देखें, है ना, चलिए हम लोग एक मानचित्र में देख लेते थोड़ा सा। देखिए, अगर आप देखिएगा 11वीं शताब्दी में दक्षिण भारत, तो ये आप 2 पॉइंट देख पाएंगे यहाँ पर ही। एक है यहाँ पर ही कृष्णा नदी, है ना। एक आप देख पाएंगे यहाँ पर कौन सा? कृष्णा नदी, ये देखिए। और एक देख पाएंगे गोदावरी। इस कृष्णा और गोदावरी के बीच में, है ना, कौन सा शासक था? पल्लव शासक था। कौन सा था? पल्लव शासक था। आप कावेरी नदी के नीचे, जस्ट कावेरी नदी के नीचे जब आप आइएगा तो यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ पर किसका शासक था? शासन था चोल का। किसका शासन था? चोल का। देखिए, अभी इसको हम भारत का कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? पूर्वी भाग। ये कौन सा भाग है? पूर्वी भाग। जहाँ पर चोल का शासक था। और पश्चिमी भाग में किसका शासक था? तो चेर का। और अगर आप दक्षिणी भाग में देखिएगा तो यहाँ किसका था? पांड्य का। किसका था? पांड्य का। ये 3 पॉइंट को तो आप
दिमाग में अच्छी तरीके से फिट कर लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से सोचिएगा। मैप देखकर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर किसका किसका लोकेशन था। जैसे कि चोल का कहाँ था, पूर्वी साइड में था, चेर पश्चिमी साइड में, और पांडे दक्षिणी साइड में था। और कावेरी और कृष्णा, कावेरी और कृष्णा के बीच में किसका साम्राज्य था, पल्लव साम्राज्य का था। चलिए अब हम लोग आते हैं कि साम्राज्य तो था, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि दक्षिणी भारत में क्या था। चोल साम्राज्य का क्या था, शासन था। एक टर्म याद रखिएगा आप लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रूसेडस। क्रूसेडस, क्रूसेडस क्या टर्म है, जब 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में पवित्र भूमि जो इस्लामिक धर्म विशेषकर कहाँ पर है, जेरूसलम। जेरूसलम कहाँ पर है, इजराइल, इजराइल है ना, इजराइल, जेरूसलम है ना, जेरूसलम जो क्षेत्र था वहाँ इस्लाम धर्म को मानने वाले है ना जो थे, वो पुनः प्राप्त करने के लिए यूरोप और ईसाइयों के द्वारा किया गया युद्ध था। वहाँ से क्या किया था, यूरोपियों ने उस क्षेत्र को क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, और ईसाइयों द्वारा उस क्षेत्र को है ना फिर से ईसाइयों, यूरोप के ईसाइयों ने उस क्षेत्र को क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। और इस्लाम ने उस क्षेत्र को फिर से पुनः प्राप्त करने के लिए इनके साथ क्या किए थे, युद्ध किए थे। उसी को क्या बोलते हैं, क्रूसेडर्स। याद रखिएगा, इसमें दो टर्म याद आते हैं, किनके इनके बीच में होता, तो इस्लाम और ईसाइयों के बीच में होता। किस क्षेत्र के लिए, तो मुसलमान या इस्लाम धर्म मानने वाले जो लोग थे उनकी सबसे पवित्र भूमि जो जेरूसलम में थी। तो जेरूसलम कहाँ है, तो इजराइल में। चलिए अब आगे हम लोग बोलते हैं 11वीं शताब्दी में दक्षिण भारत है ना। आपको बताया कि यहाँ पर क्या थे कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच संबंध स्थापित का क्या क्या कारण हो सकता था। ठीक है, दक्षिण भारत में पहला क्या था कि उत्तर राज्यों ने अपना राज्य अधिकार को गंगा नदी तक, गंगा नदी जो है अभी वहाँ तक क्या किया था, फैला लिया था। दक्षिण भारत के धार्मिक आंदोलन उत्तर भारत में भी क्या हो गए थे लोग, मतलब दक्षिण भारत के बहुत सारे लोग है ना जो धार्मिक आंदोलन करने के लिए कहाँ चले गए थे, उत्तर भारत चले गए थे। तो दक्षिण भारत का भी जो सभ्यता था वो उत्तर भारत में क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। उत्तर भारत के बहुत से ब्राह्मण दक्षिण भारत आ गए थे है ना। मतलब क्या हो रहा था कि उत्तर भारत और दक्षिणी भारत के बीच में सभ्यता का क्या हो रहा था, आदान प्रदान हो रहा था। मतलब जो लोग दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ गए वो दक्षिण भारत की अपनी सभ्यता को लेकर उत्तर भारत चले गए, और जो लोग उत्तर भारत से दक्षिण भारत आए उन्होंने अपने क्या किया था, उत्तर भारत की सभ्यता को लेकर दक्षिण भारत में आ गए थे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हैं, कौन कौन सा, तो पहला ये है कि दक्षिण भारत के उत्तरी राज्यों ने भी अपना अधिकार कहाँ तक, गंगा नदी तक कर लिया था। दूसरा, धार्मिक आंदोलन, बहुत से दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में चले गए थे और लोकप्रिय बन गए थे, और बहुत से उत्तर भारत के लोग कहाँ गए थे, दक्षिण भारत आ गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि उत्तर भारत में किसका किसका शासन था, तो राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार है ना। तो राष्ट्रकूटों ने क्या किया था कि दो क्षेत्र पाल और प्रतिहार के बीच में क्या किया था, युद्ध किया। क्यों, क्योंकि उनको गंगा के मैदानी भाग पर अधिकार करना था। ये अधिकार क्यों करना था, क्योंकि गंगा का जो भाग था वो क्या था, उपजाऊ के लिए, कृषि के लिए बहुत ही क्या था, महत्वपूर्ण था। और आप जानते हैं कि उस समय का जो कर होता था, टैक्स जो होता था, वो कृषि पर ही लगाया जाता था, किसानों पर ही लगाया जाता था। जितना फसल होगा उस पर टैक्स लगाया था। तो उत्तर भारत के राष्ट्रकूटों ने क्या किया था, पाल और प्रतिहारों के बीच क्या किया, युद्ध किया। दोनों को युद्ध में हराया और विजय कौन हुआ, राष्ट्रकूट हुआ, और गंगा मैदान को क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। फिर राष्ट्रकूटों ने किसके ऊपर आक्रमण किया, चालुक्य के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रकूटों का क्या हो गया, हार हो गया। अब जब चालुक्य ने राष्ट्रकूटों को हराया तो चालुक्य ने अपने सोचा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, और उन्होंने आक्रमण किसके ऊपर कर दिया, वहाँ के यादवों के ऊपर। यादवों का एक साम्राज्य था उनके ऊपर। लेकिन यहाँ पर ही
चालुक्य का क्या हो गया, हार हो गया, और यादव का क्या हो गया, विजय हो गया, है ना। इस प्रकार गंगा मैदानी भाग को लेकर, गंगा के मैदानी भाग को लेकर हमेशा उत्तर भारत में क्या होते रहते थे, युद्ध होते ही रहते थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि किस क्षेत्र को लेकर उत्तर भारत में अधिक युद्ध लड़े गए हैं, तो गंगा के मैदानी भाग को लेकर। किनके बीच में हुए थे, ये आपके पास नाम है, राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, चालुक्य, यादव, इन लोग के बीच में। सेम सिचुएशन कहाँ था, दक्षिण भारत में था। दक्षिण भारत में क्या हो रहा था कि चोल ने पल्लवों के बीच में क्या कर लिया था, युद्ध किया। चोल जीत गया, विजय हुआ, और वो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनकर दक्षिण भारत में उभरा, है ना। अब हम जानते हैं कि दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य के कुछ कुछ तथ्य हैं जिनका आज हम लोग जान लेते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सब पॉइंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं कभी कभी एग्जाम। जैसे मंडलम को क्या कहा जाता था, वहाँ के प्रांत कहा जाता। चोल साम्राज्य की, चोल साम्राज्य में मंडलम को क्या कहा जाता, प्रांत। वलनडु जिला को, उर सभा और परिषद को। ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई बिना लगान की भूमि। देखो इसमें क्या होता था कि जो भूमि जो था, जो ब्राह्मणों को दे दिया जाता था, उस पर कोई लगान नहीं लगता था, उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था, याद रखना इस चीज़ को। और ब्राह्मण क्यों आए थे, आपको मैंने ऊपर वाली स्लाइड में बताया था कि बहुत से ब्राह्मण क्या हुए थे, अपनी सभ्यता को लेकर दक्षिण भारत में भी आए थे। ये देखिए, है ना, दक्षिण भारत में आए थे। तो जो उन लोग को भूमि दिया जाता ब्राह्मणों को, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। और ये भूमि जो उन लोग किस रूप में दिया था, उपहार के रूप में दिया था, एक गिफ्ट के रूप में दिया जाता था। मणिग्रामम, मणिग्रामम क्या था, व्यापार मंडल का नाम था। एक व्यापार के मंडल बनाया जाता था कि व्यापार कैसे करना है। उस मंडल के नाम को क्या कहा जाता था, पूरा समिति के नाम को मणिग्रामम कहा जाता। गोपुरम, चोल साम्राज्य में मंदिरों का विकास बहुत अधिक हुआ था। गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता, जिस द्वार से लोग प्रवेश करते थे, जाते थे, उसे गोपुरम कहते थे। और एक चीज़, अद्वैत, अद्वैत क्या है, शंकराचार्य के द्वारा प्रचलित भारतीय दार्शनिक का एक सिद्धांत है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, अद्वैत शंकराचार्य द्वारा प्रचलित भारतीय दर्शन का एक सिद्धांत है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इतने तथ्यों को पढ़े। इसमें से कुछ तथ्य जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, जो मैंने चोल साम्राज्य के बारे में नीचे बताया है ना, इनको कर लेना है, और ये आपके लिए बहुत ही क्या हो जाएंगे, इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। और आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।